जय हिंद दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मैं सर्वेश सर आप लोगों को हिंदी में कुछ टॉपिक पढ़ा रहा था, उसमें हमें आपको आज क्या पढ़ाना था। इससे पहले वाले टॉपिक में हम आप लोगों को वाक्य रचना में अर्थ के आधार पर वाक्य का जो वर्गीकरण करते हैं उसको हम पढ़ा चुके थे, ठीक है ना। तो आगे हमको देखना है किसके आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जिसको हम बोलते हैं, या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। उसके बाद हमको देखना है किसके आधार पर, वाच्य या प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। तो देखिएगा आप लोग, हमको जानना क्या है, रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो हम हेडिंग बनाते हैं, वाक्य रचना में हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्या, वाक्य रचना। इसमें हमको पढ़ना क्या है, वाक्य रचना में हमको क्या पढ़ना है, रचना के आधार पे, रचना या इसी को बोलते हैं संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे हम वाक्य को कितने भागों में बांटते हैं, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। देखिएगा दोस्तों, जब हम रचना या संरचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण करते हैं तब हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो देखिएगा, हम आप लोगों को इससे पहले बताए थे क्या, ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। फिर इसके बाद है क्या, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। फिर तीसरे नंबर पे है मिश्र वाक्य। वाक्य रचना में, जो हमारा चैप्टर वाक्य रचना में, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से ही आता है, ठीक है ना। तो ये वाक्य रचना में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे कि सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। किसी वाक्य को देखकर हम इनकी पहचान कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आप लोग बना लेंगे हेडिंग क्या, सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य आप लोग हेडिंग बनाइएगा क्या, सरल या साधारण वाक्य। आप देखिएगा सरल या साधारण वाक्य होते क्या हैं, सरल या साधारण वाक्य होते क्या हैं। देखिएगा आप लोग, जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हो, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं, आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं। हम कह रहे हैं यही कि जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य या एक विधेय हो, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। या तो हम कह सकते हैं जो उद्देश्य के विस्तारक होते हैं और जो विधेय के विस्तारक होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये हम कह क्या रहे हैं, कि इसमें उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो ठीक है, पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, या साधारण वाक्य होते क्या हैं, पहले हम उसको बताते हैं, फिर हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, जो सरल या साधारण वाक्य होते हैं, इसकी जब हम परिभाषा देते हैं तो हम कहते क्या हैं कि जहाँ किसी वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो कैसे वाक्य कहलाते हैं, एक विधेय हो, साधारण या सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य कहलाते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम क्या कह रहे हैं कि एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। अभी हमें आपको पता नहीं है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य और विधेय के मिलने से जो संरचना बनती है वही क्या होता है, साधारण वाक्य होता है, ठीक है ना। तो हमको जानना क्या है, उद्देश्य क्या होता है, किसी वाक्य में उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो इसको आप लोग लिखिएगा। अब हम समझाते हैं क्या कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है।
ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों, हमको जानना क्या है कि देखिएगा जो वाक्य के भाग होते हैं, वाक्य के भागों को दो हिस्सों में बांट देते हैं। वाक्य के भाग को दो हिस्सों में हम बांटते हैं, एक भाग को कहते हैं उद्देश्य और दूसरे भाग को कहते हैं क्या, विधेय। तो जो वाक्य के भाग में कौन कौन से ऐसे हिस्से होते हैं जो उद्देश्य कहलाते हैं, और ऐसे कौन कौन से हिस्से होते हैं, वो कौन कौन से हिस्से होते हैं जो विधेय कहलाते हैं, ठीक है ना। तो हम जानते क्या हैं कि अब उद्देश्य और विधेय के बारे में जानते हैं। वाक्य के भाग जो वाक्य होता है उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। तो जब कभी आप लोगों से कोई पूछा कि वाक्य के कितने भाग होते हैं, वाक्य के भाग, तो वाक्य के जो भाग होते हैं उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक को बोलते हैं उद्देश्य और एक को बोलते हैं क्या, विधेय। उद्देश्य और दूसरे को क्या बोलते हैं, विधेय। अब हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य में उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, ठीक है ना। तो हम देखते क्या है कि उद्देश्य किसी भी वाक्य में, कोई भी वाक्य दिया होता है उसमें जो कर्ता होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं, आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं। कोई भी वाक्य होता है उसमें जो कर्ता होता है वह क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है, ठीक है ना। और उसके बाद विधेय क्या होता है, कर्ता के बारे में जो भी बातें या जो भी कथन कहा जाता है सब क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है, ठीक है ना। हम क्या कहें, कोई भी वाक्य हो उसमें जो कर्ता हो क्या क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है, और कर्ता के बारे में जो भी बातें कही जाती हैं सब क्या कहलाती हैं, विधेय कहलाती हैं। तो देखते हैं हम कि अभी जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो हम उद्देश्य के बारे में लिखते हैं कि जहाँ पर किसी भी वाक्य में जो कर्ता होता है, जो कर्ता होता है, किसी भी वाक्य में जो कर्ता होता है क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य कहलाता है। आप लोग समझ पाए कि नहीं ये बात जो हम कहें, किसी भी वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य कहलाता है। कर्ता के बारे में जो भी बातें कही जाती है, कर्ता के बारे में जो भी कथन कहा जाता है विधेय कहलाता है। कर्ता के बारे में जो भी बातें कही जाती हैं, जो भी बातें कही जाती हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, विधेय कहलाते हैं। विधेय कहलाते हैं। अब हम उदाहरण से इसको समझते हैं, ठीक है ना। अब हम उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं क्या कि राम खाना खाता है। यही वाक्य अगर एग्जाम में दे दिया तो आप लोगों से पूछेगा ये कैसा वाक्य है, तो आप लोग कहेंगे कि साधारण वाक्य। कैसे, यही हम आपको बताते हैं। हम कहें क्या कि किसी भी वाक्य में जो एक उद्देश्य या जो वाक्य की संरचना बनती है किससे बनती है, एक उद्देश्य या एक विधेय से बनती है, ठीक है ना। वाक्य में जो कर्ता होता है, वाक्य में कर्ता क्या है, राम। राम क्या कहलाएगा, उद्देश्य। राम क्या कहलाएगा, उद्देश्य। और राम के बारे में ही बात कही गई है। राम के बारे में जितनी भी बात कही जाती है सब क्या कहलाते हैं, विधेय। यही हमारे वाक्य के दो भाग भी होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यही उद्देश्य और विधेय मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं, सरल या साधारण वाक्य की। किसकी, सरल या साधारण वाक्य की, ठीक है ना, सरल या साधारण वाक्य की। तो आप लोग समझ पाए हैं ना, यही उद्देश्य और विधेय मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं, सरल या किसकी, साधारण वाक्य की। अब यहाँ से हमको एक चीज़ और समझना है, एक बात है यहाँ से हमें और समझना है। यही सेंटेंस है, यही उदाहरण है, राम खाना खाता है। इसमें हमको और समझना क्या है कि जितने भी उद्देश्य के, जितने भी कर्ता के विस्तारक होते हैं, हम क्या कह रहे हैं
जितने भी कर्ता, जो यही उद्देश्य वाला जो भाग है, जितने भी कर्ता के विस्तारक होते हैं, मतलब कर्ता के बारे में जो भी बातें कही जाएगी, जैसे हम यहाँ लिख दे श्याम का भाई राम खाना खाता है, ये सभी राम से जो भी रिलेशन रखेगा आगे का सेंटेंस राम से जो भी रिलेशन रखेगा, सब के सब क्या कहलाएंगे, उद्देश्य कहलाएंगे। और यहाँ क्रिया या कर्म से जितने भी रिलेशन आएंगे, सब के सब क्या कहलाएंगे, विधेय कहलाएंगे। ये सभी वाक्य मतलब कर्ता के विस्तारक सभी उद्देश्य कहलाते हैं। क्रिया या कर्म के विस्तारक जितने भी होते हैं, सभी के सभी विधेय कहलाते हैं। आप लोग, हम आशा करते हैं बात को समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो हम आगे एग्जाम्पल लिखते हैं, तो आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। हम कह क्या रहे हैं उस बात को समझिएगा कि कर्ता के विस्तारक क्या होते हैं, जिसको हम उद्देश्य कहते हैं, और क्रिया और कर्म के विस्तारक क्या होते हैं, जिसको हम विधेय कहते हैं। इसी वाक्य को हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आगे एग्जाम्पल देते हैं, हम जैसे हम कहें, यही हमारा उदाहरण था। जैसे हम कहें श्याम का मित्र राम, श्याम का मित्र राम खाना खाता है। यही एग्जाम्पल, अगर यही उदाहरण अगर एग्जाम में दे के पूछेगा कि ये कौन सा वाक्य है, तो हम कहें कि जितने भी कर्ता और कर्ता से के जितने भी विस्तारक होंगे, सब के सब क्या कहलाएंगे, उद्देश्य कहलाएंगे। और कर्ता के बारे में जो भी बातें कही गई होगी, सब के सब क्या कहलाएंगे, विधेय कहलाएंगे। अभी हमको पता हो गया है कि एक उद्देश्य और एक विधेय मिलकर किसकी संरचना बनाते हैं, साधारण या सरल वाक्य की। आप लोग को बतिया समझ में आई होगी बहुत अच्छे से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे कोई भी सेंटेंस दे दिया, चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, हमको कोई भी वाक्य देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना। हमको बस अच्छे से देखना है किसके बारे में क्या रिलेशन रखा गया है। अगर यही क्रिया के बारे में रिलेशन क्रिया के बारे में अगर यही रिलेशन रखा जाता, तो हम जानते हैं वो सब किसके विस्तारक होते हैं, विधेय के विस्तारक होते हैं। या जो खाना है, जो कर्म है, या कर्म के बारे में जितना भी रिलेशन रखता, वे सब हम क्या जानते हैं वाक्य में, कि ये किसके विस्तारक हैं, विधेय के विस्तारक हैं, ठीक है ना। तो किसी भी वाक्य में जो उद्देश्य के विस्तारक होते हैं, जो विधेय के विस्तारक होते हैं, सब के सब कैसे वाक्य कहलाते हैं, साधारण या सरल वाक्य कहलाते हैं, ठीक है ना। हम आशा करते हैं आप लोग इतनी बात को समझ पाए होंगे। अब हमें इसके आगे पढ़ाना है क्या, कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आगे बनाते हैं क्या, संयुक्त वाक्य, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बच्चों, जो एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। अब हम आप लोगों को कुछ ऐसी अच्छी जानकारियाँ देंगे जिससे आप लोग झट से वाक्य को देखेंगे और अच्छे से जान जाएंगे कि यह सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है, ठीक है ना। तो हम आगे बनाते हैं हेडिंग, क्या आगे हेडिंग बनाते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखिएगा आप लोग, संयुक्त वाक्य जानने के लिए हम जानते हैं क्या है, इसकी कुछ पहचान या ट्रिक के लक्षण हम देखते हैं। इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में हम जानेंगे क्या, कि एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, और ये उपवाक्य जो होते हैं साधारण होते हैं। मतलब जैसे साधारण वाक्य होते हैं, वैसे ये भी क्या होते हैं, साधारण होते हैं। और जितने भी उपवाक्य लिखे रहेंगे, सभी के सभी उपवाक्य क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। हम जितनी भी बात लिख रहे हैं, आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। हम ये आशा करते हैं ये जितनी भी बात हम लिख रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, जब तक कि हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात जान लेने के बाद हम जानते हैं कि ये जो तीनों वाक्य होते हैं, ये जो तीनों सेंटेंस हम कहे हैं, जो तीनों बातें कही हैं, ये आपस में जुड़ते हैं किसी ना किसी माध्यम से, ठीक है ना।
तो ये जो वाक्य जब हम बनते हैं, जब ये संरचना बनती है, एक से अधिक उपवाक्य और सभी के सभी कैसे उपवाक्य हो, साधारण हो, और सभी के सभी कैसे हो, स्वतंत्र हो, ठीक है ना। ये जब वाक्य बनते हैं, जब इनकी संरचना बनती है, तो हम देखते क्या है कि ये तीनों जो शब्द होते हैं ये किसी ना किसी से जुड़ते हैं। वो जुड़ते किससे हैं, कुछ योजक चिन्ह से। ये जुड़ते किससे हैं, कुछ योजक चिन्ह से। ये योजक चिन्ह अगर हम जान जाएंगे किसी भी वाक्य में, जब ये संरचना बनेगी, जैसे इन ये जो योजक चिन्ह है जिससे ये जुड़ेंगे, अगर हम ये 5, 7, 8 वर्ड होंगे योजक के, जिसको हम याद कर लेंगे तो हम जान जाएंगे कि ये कैसा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। देखिएगा इन वाक्यों को जोड़ने के लिए जो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वो योजक चिन्ह कौन से होते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा आदि। देखिएगा बाबू, हम यही बता रहे हैं आप लोगों से, देखिएगा मित्र, हम यही बता रहे हैं आप लोगों से, एक से अधिक उपवाक्य हों, ठीक है ना। पहले हम देखते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण लिखते हैं, तब आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। जैसे हम कहें कि राम पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तथा श्याम खेलता है, यही एक सेंटेंस। इसमें और भी अगर हम और लगा के चाहे तो और कोई स्वतंत्र वाक्य इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। हम कहें क्या कि एक से अधिक उपवाक्य, देखिएगा, एक ये उपवाक्य हो गया और एक ये उपवाक्य हो गया, एक से अधिक उपवाक्य हो गए, और सभी के सभी उपवाक्य क्या हो, साधारण हो। साधारण वाक्य, अभी इससे पहले हम बताए थे कि साधारण वाक्य होते क्या हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता हो गया है कि साधारण वाक्य होते क्या हैं। अब हमको जानना क्या है कि सभी के सभी स्वतंत्र हो। इसका मतलब क्या हो कि हम श्याम खेलता है, अगर हम इसको श्याम खेलता है इसको अगर हम कट कर दें तो क्या जो पहला वाला वाक्य है उस पर कोई ना कोई असर पड़ता है, तो हम देखेंगे इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी वाक्य क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, ठीक ना। और हमेशा देखेंगे कि इसमें इसी योजक चिन्ह का, इस वाक्य में जो संयुक्त वाक्य होते हैं इसमें इसी योजक चिन्ह का प्रयोग हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से जान गए हैं कि यहाँ पे हमको मिला क्या है, तथा। कहीं कहीं पे हमको कामा लगा के भी हमको वाक्य दिया रहता है वाक्य को बड़ा बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वाक्य में हमको ये सब योजक चिन्ह का प्रयोग हमको देखने के लिए मिल जाता है संयुक्त वाक्य में, ठीक है ना। हम आशा करते हैं आप लोगों को संयुक्त वाक्य बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं अगला कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य, ठीक है ना। तो हम आगे जानेंगे क्या, मिश्र वाक्य। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग हम देखते हैं, हम लोग अगला देखते हैं क्या कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। हम आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। देखिएगा मित्रों, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप लोग अगर दे रहे होंगे जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आप लोगों को यूट्यूब पे एकदम फ्री में एकदम अच्छे से क्लास आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो, इससे पहले हम 2 वीडियो वाक्य रचना पे बनाए हैं, अगर आप लोग उस दोनों वीडियो को देख के और ये वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से और आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है ना। अब हम अगला देखते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। तो हम तीसरे नंबर पे देखते क्या, मिश्र वाक्य। अब हम देखते क्या है, मिश्र वाक्य। सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि मिश्र वाक्य में क्या होता है, हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो मिश्र वाक्य जो होते हैं इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है। शेष जो भाग होते हैं इसी प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष भाग या शेष कथन इस प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होते हैं। शेष कथन, शेष भाग प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। हम क्या कह रहे हैं, आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है,
आप लोग आगे देखिएगा। हम कहें एक कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य दिया होगा, उस पर एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष जो आगे की बात कही गई होती है उस शेष भाग किस पे, प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होता है। और इसके पहचान का तरीका यही होता है, इसके पहचान का तरीका यही होता है कि ये जो चिन्ह होते हैं, ये जो वाक्य होते हैं, ये योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जैसे इसमें योजक चिन्ह आते हैं क्या, जैसे, जैसे, तैसे, ज्यों, त्यों, उसका, उसका, उसकी, उसका, उसकी, की आदि से जो ये वाक्य होते हैं, हमें देखते हैं वाक्य जो होते हैं ऐसे, मतलब कि जो योजक चिन्ह होते हैं ऐसे शुरुआत इनकी होती है। योजक चिन्ह से या तो शुरुआत होगी या तो हम कहेंगे क्या कि ये वाले जो योजक चिन्ह होते हैं ये वाक्य इससे जुड़े होते हैं, ठीक है ना। अभी हम एग्जाम्पल लिखते हैं आदि, अभी हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। जैसे हम कहें क्या कि एक प्रधान उपवाक्य हो, किसी भी वाक्य में अगर एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष भाग उस पर आश्रित होते हैं, उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो जैसे देखिएगा आप लोग, जैसे देखिएगा आप लोग, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं क्या, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, कामा लगा दिए, सदा, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। और इसे और वाक्य हम इसमें जोड़ देंगे कि हिंसा मत करो, क्या, हिंसा मत करो। देखिएगा आप लोग, मतलब समझिएगा, हम कहें कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। अगर हम इस वाक्य को मिटा दें, इस वाक्य को मिटा दें, तो हम देखेंगे कि ये जो वाक्य होगा ये प्रधान उपवाक्य है। ये प्रधान उपवाक्य शेष भाग जो हैं, जो वाक्य के शेष भाग हैं, इसी प्रधान उपवाक्य पे क्या हैं, आश्रित हैं। और हम देखेंगे अगर हमको ऐसा वाक्य कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो हम क्या देखेंगे, किसी भी वाक्य में इन शब्दों से या तो वाक्य की शुरुआत हो रही है, समुच्चय बोधक शब्द बोले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वाक्य की शुरुआत होती है, ठीक है ना। जैसे हम एग्जाम्पल में दें, अगर हमको इस टाइप के वाक्य मिले किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी एग्जाम में हमको, जैसा करोगे, जैसा करोगे, करोगे वैसा भरोगे, वैसा भरोगे। अगर हमको ऐसा भी सेंटेंस मिलता है किसी भी एग्जाम में, तो हम जान जाएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, योजक चिन्ह जो है समुच्चय बोधक शब्दों से, तो हम जान जाएंगे कि ये कौन से वाक्य होंगे, मिश्र वाक्य होंगे, ठीक है ना। इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आ गया कि जैसी करनी वैसी भरनी, पूछ लिया कि यही एग्जाम्पल देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है। तो आप लोग को आंख मूंद के मारना है, जब पकड़ना किसको, जैसी को। समुच्चय बोधक शब्द से किसी भी वाक्य की शुरुआत होगी तो वो कैसे वाक्य कहे जाएंगे, तो हम कहेंगे कि मिश्र वाक्य कहे जाएंगे। आप लोगों को समझ में आई हो। वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद, किसके आधार पर, वाच्य या क्रिया के आधार पर हम वाक्य का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है ना। तो हम हेडिंग बनाते हैं, क्या है वाक्य रचना में, वाक्य रचना में हम हेडिंग बनाते क्या है, हमारा जो चैप्टर है क्या, वाक्य रचना। इसमें हमको पढ़ना क्या है, देखिएगा कहीं कहीं पर हमको वाक्य रचना का पूरा चैप्टर मिल जाता है, लेकिन हमें आपको पढ़ना है वाक्य रचना में ही क्या है, वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद, किसके आधार पर, वाच्य के आधार पर, या हम इसको बोलते हैं किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर हम वाक्य का भेद, वाक्य का भेद। हम देखते क्या है, जब हम
वाच्य या क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद को देखते हैं। तो हम देखते हैं इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक को बोलते हैं कृतवाच्य। कौन सा वाच्य? कृतवाच्य। फिर दूसरे को बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। फिर तीसरे को बोलते हैं क्या? भाववाच्य। भाववाच्य। यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं। कोई भी कंपटीशन का पेपर हो, यहाँ से हमको 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि कृतवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है, ठीक है ना। हम समझते हैं, देखते क्या होता है कि कृतवाच्य का मतलब कि किसी भी वाक्य में कर्ता का प्रभाव किस पर पड़े? क्रिया पर। किसी भी वाक्य में कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़े तो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। जब कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है तब उसे कर्मवाच्य कहते हैं। न तो क्रिया का प्रभाव पड़ता है, न तो कर्ता का प्रभाव पड़ता है, न तो कर्म का प्रभाव पड़ता है किस पे? क्रिया पर, तब उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं, ठीक है ना। हम क्या कह रहे हैं, आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अगर कर्ता का जब किसी वाक्य में कर्ता का प्रभाव किस पर पड़े? क्रिया पर पड़े, तब उसे कहते हैं कृतवाच्य। जब किसी वाक्य में कर्म का प्रभाव किस पर पड़े? क्रिया पर पड़े, तब उसको कहते हैं कर्मवाच्य। या भाववाच्य में क्या होता है? न तो कर्ता का प्रभाव पड़ता है, न तो कर्म का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इसमें हम देखते हैं हमेशा असमर्थता का बोध होता है भाववाच्य में। अगर इस प्रकार से हम इसको नहीं समझ पाते हैं तो हम आगे देखते हैं क्या है कि जो क्रिया के लिंग वचन होते हैं, क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण जब किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार हो। क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्ता के अनुसार हो तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जब क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्म के अनुसार हो तब उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। जब न तो कर्ता के अनुसार, न तो कर्म के अनुसार क्रिया का निर्धारण होता है किसमें? भाववाच्य में, ठीक है ना। हम क्या कहें, आप लोग हमारी बात को समझ पाए हैं? अगर ना भी समझ पाए हैं, जब हम आगे आप लोगों को परिभाषा बताएंगे, हम सोच रहे हैं कि तीनों आप लोगों को एक साथ में पढ़ाएं, ठीक है ना। हम हमेशा देखते हैं क्या है, कृतवाच्य में क्या होता है कि क्रिया, जो कर्ता का प्रभाव होता है किस पर पड़ता है? क्रिया पर। या तो हम कह सकते हैं क्रिया के, हम देखते क्या है कृतवाच्य में, क्या देखते हैं? क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्ता के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। कृतवाच्य में क्या होता है? क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कर्ता के अनुसार होता है। तो ऐसे वाक्य क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? कृतवाच्य कहलाते हैं। कर्ता के अनुसार होता है, ठीक है ना। जैसे हम देखते क्या है कि अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं क्या? राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। हम देख रहे हैं जो क्रिया है किसके अनुसार? राम के अनुसार। यही हम अगर दूसरा सेंटेंस लिख दें, हम कहें सीता, तब यहाँ क्रिया क्या हो जाएगी? पढ़ती है। क्रिया पढ़ती है। अगर कहीं पे हमको ऐसा सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा तो हम जान जाएंगे कौन सा वाक्य होगा? कृतवाच्य होगा, ठीक है ना। हम हमेशा देखते हैं कि कृतवाच्य के साथ हमेशा ने विभक्ति आती है। किसी भी वाक्य में हमें अगर हमको ये सेंटेंस देखने के लिए मिला तो ठीक है, नहीं तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस अगर कृतवाच्य है, हम हमेशा देखते हैं क्या कि कर्ता के साथ हमेशा ने विभक्ति मिलती है। कर्ता के साथ किसी भी सेंटेंस में अगर हमको किसी भी वाक्य में हमें अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति मिले तो हम जान जाएंगे कि वह कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो हम इसका मतलब अगर ऐसे भी हमको वाक्य देखने के लिए मिलते हैं या तो हमें कर्ता के साथ हमको ने विभक्ति मिलती है। राम ने
मेला देखा, राम ने मेला देखा। अगर इस टाइप का वाक्य भी हमको मिले, कर्ता के साथ हमें ने विभक्ति मिले, तो हम जान जाएंगे कौन सा वाक्य होगा, कृतवाच्य होगा। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं क्या कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आगे देखते हैं, हम तीनों को एक साथ लेके चलेंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है ना। हम क्या बताएं कि जो कर्मवाच्य होता है, इसमें क्या होता है, क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण, क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है। यहाँ पे क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण किसके अनुसार हो रहा था, कर्ता के अनुसार हो रहा था। हम इस वाक्य को पहचानने के लिए क्या करते हैं, हम देखते क्या है कि हमेशा, अच्छा, और हमको कृतवाच्य में हमको और एक चीज़ देखना है कि इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं साथ देखने के लिए मिल जाती हैं। हमेशा हम इसमें देखते हैं कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं भी हमको देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन कर्मवाच्य में हमें क्या होता है कि कर्ता के साथ हमेशा हमको से के द्वारा विभक्ति मिलेगी। कर्ता के साथ हमें कौन सी विभक्ति मिलेगी, से के द्वारा विभक्ति मिलेगी। अगर से के द्वारा विभक्ति हमको हर हाल में कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से के द्वारा विभक्ति मिलती है, और हमेशा इसमें सकर्मक क्रिया हमको देखने के लिए मिलेगी। हमें कैसी क्रिया मिलेगी, सकर्मक क्रिया मिलेगी। अगर हमको कर्ता एब्सेंट रहता है, अगर कर्ता अनुपस्थित भी रहता है इस वाक्य में, अगर कर्ता अनुपस्थित भी है, तब भी हमेशा इस जो कर्मवाच्य होता है, हमेशा हम इसमें देखने के लिए हमको क्या मिलता है कि कर्ता अनुपस्थित भी रहता है तो हमको से के द्वारा चिन्ह हमें से के द्वारा वाक्य में हमेशा देखने के लिए मिलता है, या तो भाव इसमें छिपा होता है। ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं आप लोग कर्मवाच्य समझ में आए होंगे। जैसे हम कहें कि राम के द्वारा रावण को मारा गया, राम के द्वारा रावण को मारा गया, राम के द्वारा रावण को मारा गया, राम के द्वारा रावण को मारा गया। इस वाक्य में हम देखते हैं क्या कि हमेशा सकर्मक क्रिया आती है और हमेशा के द्वारा चिन्ह मिलता है। अगर हमको कर्ता ना मिले, हम कहें कि आम खाया जाता है, हम एक सेंटेंस में लिखें कि आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। हम सेंटेंस लिखे क्या कि देखिएगा, आम खाया जाता है, खाया जाता है। ऐसा भी हमको सेंटेंस अगर कहीं पर मिले तो हम देखते हैं क्या कि आम खाया जाता है, मतलब आम किसी के द्वारा खाया जाता है। तो इसमें जो द्वारा विभक्ति है, जो के द्वारा विभक्ति है, इसमें हमेशा हमको छिपा हुआ मिलता है। तो हम जान जाएंगे कि कौन सा वाक्य होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है ना। अब हम भाववाच्य देखते हैं। हम आशा करते हैं आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम क्या कहते हैं कि भाववाच्य देखते हैं। भाववाच्य में क्या होता है, ना तो क्रिया पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है, ना तो कर्म का प्रभाव पड़ता है। हम क्या कह रहे हैं, भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में हम देखते क्या हैं, भाववाच्य में हम देखते क्या हैं, किसी भी वाक्य में न कर्ता का प्रभाव पड़े, न कर्ता और न ही कर्म का प्रभाव पड़े, न ही कर्म का प्रभाव पड़े। किस पर, क्रिया पर। न ही कर्म का प्रभाव पड़े क्रिया पर। तो कैसे वाक्य होते हैं, वह कैसे वाक्य कहलाते हैं, कैसे वाच्य कहलाते हैं, भाववाच्य कहलाते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें हमेशा असमर्थता का बोध होता है, असमर्थता का बोध होता है। हम हमेशा देखते हैं क्या कि इसमें भी हमको
कर्ता के साथ से के द्वारा चिन्ह देखने के लिए मिलता है, लेकिन किसके संदर्भ में? अकर्मक के संदर्भ में, मतलब नहीं के संदर्भ में, ठीक है ना, नहीं के संदर्भ में, नहीं के संदर्भ में। हम क्या कह रहे हैं, आप लोग हमारी बात समझ पाए? हम कह रहे हैं कि किसी भी वाक्य में ना तो कर्ता का ना तो कर्म का जहाँ पर प्रभाव पड़ता है वह कैसे वाक्य कहलाते हैं? भाववाचक कहलाते हैं। हमेशा इस वाक्य में नकारात्मकता का भाव पैदा होता है। किसका भाव पैदा होता है? नकारात्मकता का। और हमेशा इसमें कर्ता के साथ से के द्वारा के साथ हमेशा नहीं का चिन्ह हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे हम एग्जाम्पल दें आप लोगों को, यहाँ पे देखिएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं भाववाचक का। इसको आप लोग नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम भाववाचक का एग्जाम्पल बताते हैं। देखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे देखिएगा आप लोग, हम कहें कि भाववाचक का जो एग्जाम्पल लेंगे, हम कहें श्याम के द्वारा खाना खाया नहीं जाता। श्याम के द्वारा खाना खाया नहीं जाता। हम हमेशा देखते हैं कि कर्ता के साथ से के द्वारा का चिन्ह मिलेगा और हमेशा नकारात्मक वाक्य इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और देखिएगा राम के द्वारा पढ़ाई नहीं की जाती। राम के द्वारा पढ़ाई नहीं की जाती। ऐसा वाक्य हमको दिखेगा किसमें? भाववाच्य में, ठीक है ना। हमेशा हमको नकारात्मक वाक्य और कर्ता के साथ से के द्वारा यहाँ भी हमको देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमको कौन सा? अकर्मक क्रिया देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। अकर्मक क्रिया का मतलब हमें ज़्यादातर नकारात्मक वाक्य देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। अब हमको अब इसके बाद हमको जो टॉपिक पढ़ना है, देखिएगा यूट्यूब पे हम आप लोगों को पूरा हिंदी एक क्रम से पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम वाक्य के अंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम वाक्य के अंग पढ़ेंगे। जिसको भी वाक्य रचना पढ़ना है वो हमारा यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ा है, एकदम सीरियल वाइज से वीडियो पड़ा है। आप हमारा वाक्य रचना का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छोटे छोटे वीडियो हैं 20-20, 25-25, 10-10 मिनट के। अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये सब क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत फ़ायदा कराएगा। ये जितने भी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं वाक्य रचना में, चाहे शब्द रचना में, चाहे वर्णमाला में, जितना भी वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, सब जो कंटेंट है हम बहुत अच्छे से उसको तैयार कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ लेके आ रहे हैं। थैंक यू और धन्यवाद।